कहानी शुरू होती है एक जवान लड़के से जो रोड साइड बैठकर मैरिज फॉर्च्यून टेलर का काम करता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और अपनी किस्मत देखने को कहती है। वो पूछती है कि क्या उसकी अपने फियांसे के साथ शादी सफल होगी। लड़का अपनी पावर्स यूज करता है और उसके चेहरे के फीचर्स को एनालाइज करता है। वो लड़की से कहता है कि उसके चेहरे का मैरिज पैलेस डार्क दिख रहा है। वो समझाता है कि ये शादी ऊपर से जितनी खुश दिख रही है उतनी असल में नहीं होगी। लड़की की दोस्त गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इतने खुश दिन पर कुछ अच्छा बोलना चाहिए। फॉर्च्यून टेलर पूछता है कि क्या वो लोग सिर्फ खूबसूरत झूठ सुनना चाहते हैं। लड़की उससे पूछती है कि आखिर उसे क्यों लगता है कि उसकी शादी खुशहाल नहीं होगी। वो बताता है कि उसकी नाक का सिरा डार्क और डल दिख रहा है। वो समझाता है कि उसका वेल्थ पैलेस धूल से ढका हुआ है जो बुरा संकेत है। वो नतीजा निकालता है कि जिससे वो शादी करने वाली है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है। तभी उसका फियांसे वहां पहुंचता है। फॉर्च्यून टेलर उसे देखकर कहता है कि बाहर से वो टफ दिखता है लेकिन अंदर से कर्ज में डूबा हुआ है। फियांसे गुस्से में उसे बदतमीज कहता है। वो उस पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाता है लेकिन फॉर्च्यून टेलर लगातार उसका चेहरा पढ़ता रहता है। वो उसे बताता है कि उसकी भौहों के बीच काली आभा दिखाई दे रही है। वो समझाता है कि ये आने वाली कानूनी मुसीबत का संकेत है। वो चेतावनी देता है कि मामला लॉ सूट से लेकर जेल तक जा सकता है। फियांसे का चेहरा उतर जाता है जब फॉर्च्यून टेलर उसके बड़े बिजनेस डील का जिक्र करता है। लड़की शौक में अपने फियांसे से पूछती है कि क्या फॉर्च्यून टेलर की बातें सच हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब बकवास है लेकिन लड़की उसके बैग के अंदर देखने की जिद करती है और बैग छीन लेती है। जैसे ही वो बैग खोलती है अंदर 5 मिलियन का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। वो चीख पड़ती है। फियांसे सफाई देने लगता है और कहता है कि उसे एक्सप्लेन करने का मौका दे। उसकी दोस्त बीच में आकर उसे दूर धक्का दे देती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और सिचुएशन संभाल लेती है जबकि लड़की टूट चुकी होती है। उसी समय फॉर्च्यून टेलर को उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि पहला मिशन कंप्लीट हो गया है। सीन अचानक 3 दिन पहले चला जाता है जहां एक डॉक्टर उसकी मेडिकल कंडीशन समझा रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर कंफर्म होता है। ये खबर सुनकर लड़का टूट जाता है। तभी उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी जिंदगी रीसेट करने वाला मिशन शुरू हो चुका है। सिस्टम बताता है कि फॉर्च्यून टेलिंग सिस्टम उससे बॉन्ड कर चुका है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है जहां एक बड़ा आदमी उसके पास आता है और उसका दूसरा कस्टमर बनता है। वो उसके सामने मोटी रकम रख देता है और अपनी मैरिज फॉर्च्यून पढ़ने को कहता है। फॉर्च्यून टेलर उसे देखकर कहता है कि उसके फेशियल फीचर्स थोड़े अजीब लग रहे हैं। आदमी हैरानी से पूछता है कि उनमें अजीब क्या है। फॉर्च्यून टेलर समझाता है कि उसके चेहरे का चिल्ड्रन पैलेस भरा हुआ और चमकदार है जो अच्छा संकेत है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि उसे नेक और आज्ञाकारी बच्चे का आशीर्वाद मिलेगा। आदमी उसकी एक्यूरेसी देखकर दंग रह जाता है और उसे जीनियस कहता है। वो बताता है कि पिछले महीने उसके बेटे ने उसे नई कार गिफ्ट की थी। वो कंफर्म करता है कि उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता है और उसकी फोटो भी दिखाता है। लेकिन फॉर्च्यून टेलर मन ही मन सोचता है कि ये तो ऐसी जमीन है जिसमें किसी और की फसल उगी हुई है। आदमी परेशान होकर पूछता है कि उसके इन शब्दों का मतलब क्या है। फॉर्च्यून टेलर बताता है कि उसका और उसकी पत्नी का चेहरा स्क्वायर शेप का है और जबड़ा भी चौड़ा है। फिर वो पूछता है कि ऐसे में उनका बेटा इतने शार्प फीचर्स वाला कैसे हो सकता है जो दोनों से अलग दिखता है। आदमी को याद आता है कि पड़ोसी मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि उसकी पत्नी खूबसूरत है लेकिन बेटा बिल्कुल उसकी तरह नहीं दिखता। फॉर्च्यून टेलर कंफर्म करता है कि उसके बेटे के फेशियल डिटेल्स जैसे ब्राउ बोन्स और जॉ शेप ना उससे मिलते हैं ना उसकी पत्नी से। वो नतीजा निकालता है कि इतने बड़े डिफरेंसेस नेचुरल नहीं हो सकते। आदमी के चेहरे पर शोक छा जाता है। उसे अपने बेटे का बचपन याद आता है जब वो तब भी उससे अलग दिखता था। वो जमीन पर गिर पड़ता है और मान लेता है कि उसका बेटा उस पर नहीं गया। उसी समय फॉर्च्यून टेलर को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि दूसरा मिशन भी सफल हो गया है। फिर एक बुजुर्ग औरत और एक बूढ़ा आदमी उसके पास आते हैं। औरत फॉर्च्यून टेलर से अपनी और अपने पति की किस्मत पढ़ने को कहती है। वो पूछती है कि क्या उनकी शादी उन्हें गुड लक देगी। फिर साफ करती है कि वो सिर्फ शुभ बातें सुनना चाहती है। फॉर्च्यून टेलर उसके चेहरे को देखकर कहता है कि उसके चीकबोन्स उभरे हुए हैं और होंठ पतले हैं। वो उसे हार्श फीचर्स और सनपाकू आइज वाली औरत बताता है जो बुराई का संकेत होती है। वो समझाता है कि ऐसी आंखों वाले लोग दयालु नहीं होते। ये सुनते ही औरत गुस्से से पागल हो जाती है और उस पर झूठा इल्जाम लगाने का आरोप लगाते हुए चिल्लाती है कि उनका प्यार बिल्कुल सच्चा है। फॉर्च्यून टेलर बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है कि उसके माथे का प्रॉपर्टी पैलेस काफी चौड़ा और भरा हुआ है। वो समझाता है कि इसका मतलब है कि वो अमीर परिवार से आता है। वो उससे कहता है कि उसके पास कम से कम एक घर जरूर है। फिर वो खुद को सुधारते हुए कहता है कि अब उसे कुछ अलग दिख रहा है। उसे बूढ़े आदमी के प्रॉपर्टी पैलेस पर काली आभा दिखाई देती है
वो चेतावनी देता है कि ये बुरा संकेत है, जो बताता है कि कोई उसका घर हथियाने वाला है। फॉर्चून टेलर उस औरत की तरफ इशारा करता है और उस पर बूढ़े आदमी का घर छीनने की साजिश रचने का आरोप लगाता है। वो सीधे उससे कहता है कि उसने फेक मैरिज करके इस आदमी को बेवकूफ बनाया है। फॉर्चून टेलर बूढ़ी औरत से कहता है कि अगले दिन ही उसे छोड़ दिया जाएगा। ये सुनते ही वो रोने लगती है और इन आरोपों को झूठ बताने लगती है, लेकिन फॉर्चून टेलर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी बाईं आईब्राउ पर बने तिल की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि जिन लोगों के पास ऐसा निशान होता है उनके इरादे अच्छे नहीं होते। औरत पैनिक में आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास खड़े लोग तुरंत बीच में आकर उसे पकड़ लेते हैं। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ जाता है और राहत की सांस लेते हुए उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तभी अचानक ब्लैक सूट्स पहने गार्ड्स भीड़ को हटाते हुए रास्ता साफ करते हैं। एक एलिगेंट आदमी आगे आता है और खुद को वोंग जीनन हुआ बताता है। वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए 5 मिलियन वाली ब्लैक बैंक कार्ड उसके सामने पेश करता है। इतनी बड़ी रकम देखकर पूरी भीड़ शौक में जम जाती है, लेकिन फॉर्चून टेलर शांत रहते हुए ऑफर ठुकरा देता है और माफी मांगते हुए कहता है कि आज का कोटा पूरा हो चुका है, और अपने फोन की तरफ देखकर कहता है कि लगभग 3 बज चुके हैं। वो दोहराता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है। वो अपना बैग उठाता है और वहां से चला जाता है, जबकि पावरफुल लीडर हाथ में कार्ड लिए वहीं खड़ा रह जाता है। सिविल अफेयर्स ऑफिस के सामने खड़ा वो अमीर आदमी इस रिजेक्शन से स्टंट रह जाता है। भीड़ सोचने लगती है कि पहली बार उसे ऐसा इंसान मिला है जिसे पैसे से टेम्प्ट नहीं किया जा सकता। सीन रात के समय शिफ्ट होता है जब फॉर्चून टेलर अपने घर लौटता है। वो गहरी नींद में सो जाता है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसकी खबरों से एक्सप्लोड होने लगते हैं। उसका मल्टी मिलियन ऑफर ठुकराने वाला वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ ट्रेंड करने लगता है। खबर फैल जाती है कि उस दिन उसकी तीनों रीडिंग्स पूरी तरह एक्यूरेट थी। ये क्लिप्स उसकी असली काबिलियत साबित कर देती हैं और लोग उसे सिविल अफेयर्स ऑफिस का लेजेंडरी फॉर्चून टेलर कहने लगते हैं। वो रात में डार्क विंटर क्लोथ्स पहनकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिल्डिंग पहुंचता है। वहां वो अपना स्पॉट सेट करता है और टैरो कार्ड्स के साथ एक साइन लगा देता है जिसमें मर्डर केसेस में उसकी स्पेशलिटी लिखी होती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे नोटिस करता है और गुस्से में उसकी तरफ आता है। वो उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए पूछता है कि इतनी सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया में वो क्या कर रहा है। ऑफिसर उसे डांटते हुए पूछता है कि क्या उसे पता भी है वो किस बिल्डिंग के सामने बैठा है। वो याद दिलाता है कि ये प्लाजा कोई नाइट मार्केट नहीं है जहां वो अपनी सर्विसेज दिखाए। फिर वो उसे आदेश देता है कि तुरंत अपना सामान समेटे और यहां से निकल जाए। फॉर्चून टेलर थके हुए अंदाज में जवाब देता है कि उसकी सेशन ना ट्रैफिक रोक रही है और ना किसी के काम में दिक्कत डाल रही है। वो उससे विनती करता है कि उसे सिर्फ 2 घंटे रुकने दे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके, लेकिन ऑफिसर उसकी बात रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो उसे 1 मिनट भी यहां रुकने नहीं देगा। वो धमकी देता है कि अगर उसने तुरंत यहां से जाना नहीं माना तो वो अपने कोलीग्स को बुलाकर उसे जबरदस्ती हटवा देगा। तभी शार्प फीचर्स वाला एक दूसरा ऑफिसर वहां आता है और पूछता है कि इतना हंगामा किस बात का है। बाहर एक सीनियर डिटेक्टिव भी बिल्डिंग से निकलकर देखने आता है कि क्या चल रहा है। फॉर्चून टेलर तुरंत मौका पकड़ लेता है और दावा करता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट एविडेंस है। डिटेक्टिव गंभीरता से पूछता है कि आखिर वो किस तरह के एविडेंस की बात कर रहा है। फॉर्चून टेलर कूल अंदाज में जवाब देता है कि उसे अब भी कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने अभी तक फॉर्चून रीड ही नहीं की। तभी अचानक एक लग्जरी ब्लैक कार ब्रेक की आवाज के साथ बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। एक औरत डरे हुए चेहरे के साथ बाहर निकलती है और मदद के लिए तेजी से पुलिस की तरफ दौड़ती है। वो घुटनों के बल गिर जाती है, रोने लगती है और किसी नई खबर के लिए भीख मांगने लगती है। वो डिटेक्टिव की जैकेट पकड़कर आंसुओं में पूछती है कि क्या उन्हें उसकी बेटी मिल गई। डिटेक्टिव उसकी हालत देखकर सिंपैथी दिखाता है। तभी पति गुस्से में बीच में आता है और डिटेक्टिव्स पर चिल्लाने लगता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं। तभी फॉर्चून टेलर बातचीत में शामिल होता है और मदद की पेशकश करते हुए उनमें से किसी एक को टैरोट कार्ड खींचने के लिए कहता है। डिटेक्टिव गुस्से से भड़क उठता है और उसके चेहरे पर चिल्लाकर कहता है कि चुप रहे और बीच में दखल ना दे, लेकिन पिता तुरंत फॉर्चून टेलर की तरफ भागता है। वो इमोशनल होकर उसे चैलेंज करता है कि अगर उसके पास सच में पावर्स हैं तो वो उसकी मिसिंग बेटी का लोकेशन ढूंढकर दिखाए। डिटेक्टिव उसे पीछे खींचने और शांत करने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करते हुए कि ये लड़का सिर्फ एक फ्रॉड है, लेकिन पिता पुलिस की बात मानने से इनकार कर देता है। उसके लिए फॉर्चून टेलर आखिरी उम्मीद बन चुका होता है, क्योंकि पुलिस अपना मिशन फेल कर चुकी थी। वो फॉर्चून टेलर को प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी बेटी तक पहुंचा दे तो वो उसे जितने चाहे उतने पैसे देगा। फॉर्चून टेलर शांति से पैसे ठुकरा देता है और उससे कहता है कि कार्ड्स को कट करे और अपने बाएं हाथ से एक कार्ड निकाले। पिता एक टैरोट कार्ड निकालता है जिसमें नीले चांद के सामने 3 तलवारें क्रॉस हुई दिखाई देती हैं। फॉर्चून टेलर उस कार्ड को पढ़ता है और पाता है कि वो रिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स है, जिसका मतलब होता है कि दर्द खत्म होने वाला है। वो ध्यान से कंसंट्रेट करता है,
तभी उसका इंटरनल सिस्टम उसे बताता है कि सफरिंग अब खत्म होने वाली है। सिस्टम मिसिंग बच्ची के आसपास के एनवायरमेंटल फीचर्स एनालाइज करना शुरू कर देता है। उसे वहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और मेटल टकराने की आवाजें डिटेक्ट होती हैं। साथ ही सिस्टम आसपास के माहौल में वॉलेटाइल केमिकल्स की स्मेल भी डिटेक्ट करता है। फॉर्चून टेलर सबको भरोसा दिलाता है कि बच्ची अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही माँ जमीन पर गिर पड़ती है और खुशी के आंसुओं के साथ रोने लगती है। फिर वो सीधे पुलिस से कहता है कि बच्ची शहर के नॉर्दर्न पार्ट में है। वो आगे बताता है कि जहां वो है वहां आसपास पानी का बड़ा सोर्स मौजूद है। वो इशारा करता है कि उसके आसपास का एरिया सुनसान और बड़ा दिख रहा है। वो कंफर्म करता है कि वहां घंटियों की तेज आवाज साफ सुनी जा सकती है। जल्दी ही सबको समझ आ जाता है कि ये डिस्क्रिप्शन किसी डिजर्टेड पोर्ट या शिपिंग डॉक से मैच करती है जहां क्रेन्स भरी हुई हैं। डिटेक्टिव तुरंत फोन पर अपने आदमियों को आदेश देता है कि कॉन्ट्रैक्टर लियू जेनमिन की तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। वो डिमांड करता है कि उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन जल्दी ट्रैक की जाए। पुलिस कार तेजी से सर्च के लिए निकल जाती है, जबकि फॉर्चून टेलर शांति से वहीं बैठा रहता है। वो अपना मग देखते हुए सिस्टम से अपने मिशन प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन सुनता है। करीब 1 घंटे बाद पुलिस कार तेजी से वापस बिल्डिंग के सामने लौट आती है। बचाई जाने के बाद माँ खुशी के आंसुओं के साथ अपनी छोटी बेटी को गले लगा लेती है, जबकि नर्सेज उसकी देखभाल कर रही होती हैं और फॉर्चून टेलर दूर से ये सब देख रहा होता है। डिटेक्टिव उसके पास आता है और बताता है कि किडनैपर को सक्सेसफुली अरेस्ट कर लिया गया है। वो कंफर्म करता है कि वो उसे बिल्कुल उसी जगह पर मिला जिसका डिस्क्रिप्शन फॉर्चून टेलर ने दिया था। वो विनम्रता से जवाब देता है और कहता है कि बच्ची को बचाने का क्रेडिट पुलिस की मेहनत को जाता है। वो आगे जोड़ता है कि वो बस एक साधारण फॉर्चून टेलर है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी इस ह्यूमिलिटी को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो अपनी एबिलिटीज को कम करके दिखाना बंद करे। डिटेक्टिव उस पर आरोप लगाता है कि किडनैपिंग केस की डिटेल्स उसे पहले से पता थी। तभी एक सफेद जीप तेजी से वहां आकर रुकती है और उनकी बातचीत बीच में टूट जाती है। एक फीमेल फोरेंसिक डॉक्टर जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलती है और डिटेक्टिव को आवाज लगाती है, जिसे लोग कमांडर जियाओ के नाम से बुलाते हैं। वो उसे बताती है कि नदी में मिली डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आखिरकार आ चुकी है। वो अफसोस के साथ कंफर्म करती है कि क्रिमिनल डेटाबेस में उस बॉडी का कोई मैच नहीं मिला। डिटेक्टिव विक्टिम की पहचान ना होने पर फ्रस्ट्रेशन दिखाता है